Good afternoon, everyone. Am I audible, visible? Can you get this? Okay, great. Good afternoon, Gipsati. Just 2 minutes, okay, and then let's start. So, how are you all, guys? सब लोग सही है? Thumbs up, Gipsati, fair enough. So, guys, कल आई थिंक हम लोगों ने चिटागो आर्मोरी देखवाई फिर ये सब आपका जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का कुछ कुछ एग्जांपल्स है, ये सब देख लिया ठीक है हम लोगों ने उसमें आपका काकोरी ट्रेन जो इंसिडेंट हुआ था वो भी देख लिया था. सो हम लोगों से एक बात मिस हो गया था, ठीक है. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आज उसको पहले उससे स्टार्ट करूँगा, ठीक है. सो ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड, वी कैन स्टार्ट. लेट मी जस्ट चेक once, okay, recording is also started. So guys, I think we can start today's class now, ठीक है. सो आपको मैंने 2-3 क्लास पहले आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे हम लोग का जो इंडिया था उस टाइम का, ठीक है, तो हम लोग का अनडिवाइडेड इंडिया था, उसको पूरा सिस्टमेटिकली रीजन बाय रीजन, अलग अलग रीजन का अलग अलग टाइम फ्रेम में ब्रिटिश लोगों ने पूरा इसको कब्जा कर लिया था, ठीक है. तो कब्जा करने के बाद ऐसा हुआ, तो पूरा हम लोग का ऑल ओवर इंडिया ही सिस्टमेटिकली वो लोग का अंदर में आ गया था. उस टाइम का अनडिवाइडेड इंडिया वो लोग के अंदर में आ गया था. तो बेसिकली क्या होता था, उसके साथ कुछ कुछ चेंजेस आते थे, ठीक है. क्या क्या चेंजेस आते थे, लोगों का लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, ठीक है. फिर उसके साथ आपका पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव. फिर इकोनॉमिकल चेंजेस भी आ गया, है कि नहीं. कोई अगर ऐसा मेजर आपका का लेट्स से कल हम लोग का यहाँ पे मतलब जो रूलिंग डेमोक्रेसी है उसको छोड़ के कोई ऐसा मतलब एक सिंगल रूलर ऐसा टेबल है, तो उसमें तो ऑब्वियसली चेंजेस हो गए. और उस टाइम का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था, ये सिनेरियो था, वो बहुत ही मतलब क्या बोला हाइब्रिड था, ठीक है. मतलब लेट्स से अगर इधर कलकत्ता में कुछ ऐसा चल रहा है, तो कलकत्ता का सिस्टम अलग था, ठीक है. फिर हर एक राजा का मैसूर में अलग था इधर, फिर इधर अपना मराठा लोगों का अलग था, फिर जो लेटर मुगल्स था जितना भी था वो लोग का अलग था. फिर इधर कुछ कुछ ट्राइब्स रहते थे, ठीक है, बालोचिस्तान में बलोच ट्राइब्स है. फिर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का सिस्टम भी अलग था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है लाइक 1826 तक तो पूरा मतलब हम का रूल ही था हम लोग का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में. फिर खासी स्टेट्स में अलग था, ठीक है. तो अलग में ये सब क्यों अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम के हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, अभी हम लोग क्या है, अभी इन प्रेजेंट डे इंडिया हम लोग एक मॉडर्न डे कंट्री पे रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा होता है हम लोग का सेंट्रलाइज होता है, ठीक है. ऑल ओवर इंडिया सेम है, जैसे हम लोग का सब जगह पे हम लोग सेम कॉइन यूज करते हैं, ठीक है. जो 500 रुपीज गुजरात में जो वैलिड होगा, सेम 500 रुपीज आपका नागालैंड, हम लोग का असम सब में वैलिड होगा, ठीक है. तो हम लोग का अभी क्योंकि हम लोग एक नेशन स्टेट है, तो हम लोग का यहाँ पे काफ़ी यूनिफॉर्मिटी है. पर उस टाइम पे ऐसा सिनेरियो नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा फ्रेगमेंटेड था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स था, ठीक है. और कुछ कुछ जगह डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जैसे कलकत्ता. तो कलकत्ता पहले किसके अंडर में था, नवाब के अंडर में था. तो
आपको पता होगा पहले आपका सिराज था, मोहम्मद सिराज, ठीक है। तो सिराज को हरा के 1757 में सिराज को हराया, ठीक है। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में तीनों को हराया। सिराज मतलब शुजा उद्दौला था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीर कासिम था, और यहाँ पे जो मुगल का रूलर था, तो तीनों को हराया था, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। तो बात ये सब ये है कि इन सब के साथ जब ब्रिटिश लोगों ने सिस्टमेटिकली हम लोग का देश पे पूरा कब्जा किया, ठीक है, तो ये सब के साथ बहुत सारे चेंजेस भी वो लोग इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस चेंजेस। चेंजेस क्या था कि पहले क्या करता था राजा, जो भी टैक्स वगैरह लेता था, ठीक है, जो किसान वगैरह होते थे उनसे टैक्स वगैरह लेते थे, तो उतना ज़्यादा नहीं लिया करता था, ठीक है। बट जब ब्रिटिश लोग आए, वो लोग का तो यहाँ पे वो लोग का मेन मोटिव क्या है, वो लोग का हम लोग के लिए, ब्रिटिश लोग हम लोग का वेलफेयर के लिए था। येस और नो गाइस? टेल मी इन द कमेंट्स। ब्रिटिशर्स ने जब चेंजेस इंट्रोड्यूस किया हम लोग के लिए वेलफेयर के लिए, क्या होगा आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स पे। नीलम, अदर्स ऑल्सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, यस, यू कैन टाइप येस और नो, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोगों ने जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हम लोग के लिए वेलफेयर के लिए किया था, ठीक है। Come on guys, participate, yeah. You just have to say yes or no. Nilav is saying yes. I want to know what others think. Okay, Prerna is saying no. Deepjyoti, Satyapran, Rishika, Sangeeta, Raju. Okay. So yeah, most of all of you are correct. तो बेसिकली ऑब्वियसली वो लोग का वेलफेयर नहीं था। वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग के लिए भलाई करेगा, राइट? तो वो लोग का मेन था जितना हो सके हम लोग को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। वो लोग का मेन मोटिव था हम लोग को एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है। यस। सो बेसिकली वो लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए लाए थे। तो वो लोग का जो भी कुछ पॉलिसीज वगैरह थे, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो संथाल रिबेलियन या जोशो रिबेलियन जो सब था, ठीक है। तो बेसिकली लोग क्या करते थे, संथाल लोग अपना मस्त अपना जंगल में जो अपना फॉरेस्टेड एरिया है में वहाँ पे मतलब सदियों से रह के आ रहे। फिर अचानक से ब्रिटिश लोग आके बोलते कि नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इधर से रेल का पटरी बनाएगा, तुम लोग यहाँ से हटो, तुम लोग अलग जगह पे जाओ। तो वो लोग को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और संथाल दिया ट्राइबल लोगों के लिए जल, जमीन और जंगल, ये तीन मेन फेस मतलब मेज होता है, ठीक है। मेन थिंग होता है कोई भी ट्राइब लोगों के लिए। तो वो लोग से तुम अपना मतलब लाइवलीहुड छीन लोगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अर्लियर क्लास में देखा कि ट्राइबल लोग भी बहुत सारा रिवोल्ट किया। तो सिमिलरली इसके साथ में जो ब्रिटिशर्स लोग था, ठीक है, तो वो लोग ने एक बहुत मोस्ट मतलब 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस किया था, ठीक है। 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस किस पे किया था हम लोग का, जो लैंड सेटलमेंट्स वगैरह थे, ठीक है, जो आपका उसका ब्रिटिश लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? प्रेरणा हो या सर? ओके, अदर्स? दीपज्योति? नहीं, नो इश्यूज। तो ग्रेट, ठीक है। So I'm getting mixed responses. Yes, प्रेरणा करेक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो ये ब्रिटिश लोगों ने बेसिकली 3 लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे 3 लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसमें आपका परमानेंट सेटलमेंट है, फिर आपका जो माहौलवाड़ी है, फिर रायतवाड़ी है, हम लोग का आसाम में भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो 3 पॉलिसीज है, इन तीनों को हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो फर्स्ट वाला था आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट था। फिर आपका सेकंड वाला था रायतवाड़ी। ये तो टेंशन मतलब तीनों को मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इससे मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आपका एडीआर में कुछ अलग एग्जाम देने से भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला था आपका माहौलवाड़ी, ठीक है। तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, 3 ही है ज़्यादा। और इसे याद करने का क्या है, अभी आपको मैं समझा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो क्या करूँगा अभी, आप लोगों को ज़्यादा डीप लेके नहीं जाऊँगा जी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ए क्रैश कोर्स। तो हम लोग इसको एग्जाम की तरह से ज़्यादा दिखेंगे और हम लोग फोकस करेंगे किस मतलब इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक। फर्स्ट इसको मेन एमसीक्यू आपका पूछ सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय, कैन एनीवन टेल मी हु इंट्रोड्यूस्ड इट? एनीवन हु स्टडीड अर्लियर?
नो वन, नो इश्यूज। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये कौन सा जगह पे इंट्रोड्यूस किया था वो भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एरिया में हम लोग दिखेंगे। तो मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, तो ये उस एरिया पे इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे ब्रिटिशर्स को आपको दीवानी राइट्स मिला था। तो दीवानी राइट्स जिस जिस जगह पे मिला था वहाँ पे ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सो आई वांट यू गाइस टू आंसर, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया है। यस, बेंगल, बिहार, उड़ीसा, प्रेरणा, दीपज्योति, क्योंकि Prasur, Bengal, Bihar. Yes, all of you are correct. So mainly itu মানে তিনিটা এরিয়া इंट्रोड्यूस করেছে, ঠিক আছে। तो ये था आपका बेंगल, बिहार और उड़ीसा में इसको किया गया। तो इसमें क्या होता था आपका, तो जमींदार लोग था इसमें आपका, इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो जमींदार लोग था उन लोगों से डायरेक्टली सेटलमेंट किया जाता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका मेनली जमींदार लोगों का ज़्यादा सिस्टम था, ठीक है। तो वो लोग एक जमींदार को मतलब कोई एक एरिया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जमींदार के पास ज़्यादा लैंड वगैरह रहता है, ठीक है। तो जमींदार से ब्रिटिश लोग डायरेक्टली सेटल करते हैं, ठीक है। तो इसको बोल रहे कि हम लोग सालाना तुमसे इतना टैक्स लेंगे, तुम अपने पीजेंट्स से अलग अलग करके तुम कलेक्ट करना, ठीक है। तो उससे ये जमींदारी सिस्टम भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो जमींदार लोगों के साथ ये था। लेट मी जस्ट तो इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप है, ठीक है, जो ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ लैंड, तो इसको जमींदार के पास था, ठीक है। तो मेन कौन था इसमें, ओनर कौन था, जमींदार। इतना क्लियर हुआ गैस। तो अभी आप लोग मतलब अगर बेंगल एरिया में कभी गए होंगे तो उसको मतलब पहले भी मतलब ये जमींदारी जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन था, ठीक है। तो ये सब जमींदारी वर्ड रिलेटेड है परमानेंट सेटलमेंट से। इज दैट क्लियर गैस, किसने इंट्रोड्यूस किया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका एरिया भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बेंगल, बिहार, उड़ीसा, ये तो आई एम श्योर आप लोग को याद ही हो गया होगा, राइट। Just give me one moment, okay? मैं पानी बोतल लेके आ रहा हूँ। So guys, can you see me? Give me a thumbs up. Okay, great. तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट में आपका क्या होता है, तो मैंने बताया कि मेन जो ओनरशिप है वो जमींदार के पास है, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश लोग क्या करता था, बहुत हाई हाई टैक्स लगाता था, ठीक है। तो 70-80% तक भी कभी कभी टैक्स लगा देता था। तो इसमें क्या होता था, जो पीजेंट्स लोगों का, ठीक है, जो पीजेंट्स लोगों का वो है हाईली एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो इसमें पीजेंट लोगों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। तो मेन क्या था, ऊपर में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स लोग जमींदार करते थे, राइट। सो एज आई वाज सेइंग गाइस, तो ब्रिटिशर्स लोग मेनली जमींदार लोगों के साथ डील करते थे, ठीक है। फिर जमींदार ये जो पीजेंट्स होता है, पीजेंट्स लोगों से टैक्स कलेक्ट करके वो लोग को देता था। तो ऑब्वियसली इसमें जितना ज़्यादा मिडिलमैन होगा उतना ज़्यादा ही करप्शन भी बढ़ेगा ना। आपको पता है कि अगर पीजेंट्स लोगों से जमींदार, ठीक है, इससे 50 ऐसा करके 200 रुपया कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 200 रुपये या 200 जो भी हो, जस्ट वन मोमेंट, ओके। सॉरी गैस, एक्चुअली थोड़ा सा वो फादर बुला रहा था। सो एज आई वाज सेइंग गैस, इसमें पीजेंट्स लोगों को हाईली एक्सप्लॉइटेड किया गया था, ठीक है। कंपेयर टू जो अभी हम जो दूसरा वाला या तीसरा वाला पढ़ेंगे, रायतवाड़ी या महलवाड़ी, उसमें
पीजेंट्स लोगों का कंपेरेटिवली कम एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, ठीक है। सो परमानेंट सेटलमेंट आपको समझ में आ गया गाइस। तो इसमें क्या करता था, एक परमानेंटली जमींदार लोगों के साथ सेटलमेंट किया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला गया। और इससे मेन आपका क्वेश्चन बनेगा किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको परमानेंट सेटलमेंट को कॉर्न से याद रखना है, ठीक है। कॉर्नवालिस, सो लॉर्ड कॉर्नवालिस से इसने इंट्रोड्यूस किया था। फिर ये प्लेसेस तो आपको याद होंगे, ठीक है। तो दीवानी राज का जो प्लेसेस था, बेंगल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो बाकी ये जो अलग इन्फॉर्मेशन है, ये एडेड इन्फॉर्मेशन है आपको समझाने के लिए। सो गिव मी अ थम्स अप गाइस इफ यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, ग्रेट। सो गाइस लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो अभी हम लोग सेकंड वाले पे जाते हैं, इसको हम लोग रायतवाड़ी का नाम देते हैं, ठीक है। रायतवाड़ी, तो रायतवाड़ी बेसिकली, सो रायत वर्ड का मीनिंग होता है गाइस, रायत मतलब फार्मर, ठीक है। फार्मर या किसान, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो रायतवाड़ी में कैन एनीवन टेल मी इफ एनीबॉडी नोस किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? Any idea guys? Give me a thumbs down if you don't know. Okay, no issues, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। ओके, थॉमस मुनरो नाम का व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे गाइस इन तीनों सेटलमेंट्स में तो हम लोग का जो जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वो इम्पोर्टेंट है, प्लस जिस जगह पे इंट्रोड्यूस किया, ये जिस रीजन पे इंट्रोड्यूस किया वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू तो हम लोग का हो गया कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें अगर रायतवाड़ी का देखेंगे तो रायतवाड़ी का थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो थॉमस मुनरो, अब इसका नाम को याद रखेंगे। और अगर इसका एरिया देखेंगे आप, तो एरिया में आपको क्या क्या मिलेगा अदर देन कोलकाता, ठीक है। अदर देन कोलकाता आपको यहाँ पे मद्रास एरिया मिलेगा, ठीक है। सो मद्रास, फिर आपका मुंबई तो नहीं, उस टाइम बॉम्बे बोला करता है, सो विल आल्सो राइट बॉम्बे। तो ये बाद में जो अलग अलग प्लेसेस है, इवन हम लोग का जो आसाम है, ठीक है, यस, हम लोग का आसाम में भी ये रायतवाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट हम लोग का यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये रायतवाड़ी हम लोग के यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। सो बस इसमें सेटलमेंट का डिफरेंस इतना है कि आपको पता होगा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि रायत का मतलब क्या है। रायत वर्ड का मतलब है फार्मर, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिशर्स लोग डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फार्मर्स डायरेक्टली डीलिंग विथ फार्मर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें आपका क्या होगा गाइस, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने देखा कि जमींदार मिडिलमैन आ गया था। तो इसमें से कंपेयर्ड टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इस पे आपका क्या होगा, पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन कम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रिटिशर जो जिस ऑफिशियल को भेजता है, ठीक है, वो अलग अलग फार्मर्स के साथ, ठीक है, अलग अलग फार्मर्स के साथ वो पर्सनली डील करता है, ठीक है। तो पर्सनली तो नहीं, मतलब सबसे डायरेक्टली कलेक्ट करता है, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन या जो भी हो, एग्रीकल्चरल टैक्स जितना भी हो, अनाज वगैरह हो, लगान मूवी तो आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। तो वैसे इस पे डायरेक्टली कलेक्ट किया गया था। तो इसी की वजह से ये आपका जो कंपेयर टू दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इट वाज लेस एक्सप्लॉइटेटिव, ठीक है, इट वाज लेस एक्सप्लॉइटेटिव। पर ऐसा नहीं था कि एक्सप्लॉइटेटिव नहीं था, ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेटिव था, क्योंकि बिकॉज दे वांटेड टू डू इट। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है, परमानेंट सेटलमेंट में जो ज़्यादा होता था, इसमें वही थोड़ा सा कम होता था, ठीक है। इट वाज लेस एक्सप्लॉइटेटिव। इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? आर वी क्लियर ऑन दिस? नाम याद रहेगा गाइस। एंड वन मोर थिंग, आज के क्लास तक हम लोग जितना करेंगे, ठीक है। सो कल मैं गूगल फॉर्म में आपका उसका टेस्ट लूँगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। एंड जस्ट टू बी मतलब आप लोग सरप्राइज ना हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्रेश कोर्स में जितना पढ़ा वहाँ से तो क्वेश्चन रहेगा ही, प्लस मैं कुछ और जो हम लोग क्लास में कवर नहीं कर पाए या जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते, तो वो सब क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो कोई ऐसा अनफेमिलियर क्वेश्चन देख के कि डर जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप लोग खुद के हिसाब से भी अगर कोई आपका स्टैंडर्ड बुक वगैरह फॉलो करे तो वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, ठीक है। सो कल का जो टेस्ट होगा उसमें मैं ऑब्वियसली कुछ ऐसा जो क्लास में कवर नहीं हो सका या फिर जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो सब पॉइंट्स भी मैं उस पर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम सम ऑफ यू से सर आपने जो क्लास में पढ़ाया तो उससे बाहर भी क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ना आपका
एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि जीएस सब्जेक्ट ही इतना फास्ट है कि आप जितना भी पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ हमेशा छूट सकता है, ठीक है। और एग्जाम में वो सरप्राइज एलिमेंट रहता है, सो ऐसा मत एक्सपेक्ट करके जाओ कि मैंने पूरा पीडीएफ पढ़ लिया, ये वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, सो इसीलिए थोड़ा सा सरप्राइज के लिए मैं वहाँ पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन जो ऐसा नहीं कि कोई इरिलेवेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ऐसा नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स के, एडीआरई लेवल का एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। सो आई डोंट वांट कि इस बार कोई आके बोले सर आपने जो पढ़ा है उससे बाहर का क्वेश्चन क्यों दिया। सो ऑब्वियसली आई कैन गिव, ठीक है। इतना क्लियर हो गया गाइस। सेकंड वाला रायट वर्ड समझ में आ गया, रायट वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ गया आपको। रायट मतलब फार्मर्स, ठीक है। सो आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट वन, ठीक है। सो थर्ड वन हम लोग का क्या था, महलवारी सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली महल का मतलब क्या होता है गाइस, एनीबॉडी नोस? यस, नीलफ, नीलफ को सब पता है, विलियम बेंटिक। यस, तो इसमें भी एक कैच है, लेकिन इसको मतलब मेन अगर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सो इसको इंट्रोड्यूस अगर देखेंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय, मेनली इसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। लेकिन ये इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बट इसमें कैच ये है कि इसको जो ये जो सिस्टम है महलवारी सिस्टम, इसको पॉपुलराइज किया, पॉपुलराइज बाय आपका विलियम बेंटिक, ठीक है। सो विलियम बेंटिक ने इसको पॉपुलराइज किया। सो एग्जाम में आई डोंट थिंक आप लोगों को दोनों ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दिख जाए तो इसको टिक मार्क देना, ठीक है। तो उसको लेकर झगड़ना मत कि सर ने विलियम बेंटिक पढ़ा है लेकिन यहाँ पे एग्जाम में हॉल्ट मैकेंजी आ गया, सर ने हॉल्ट मैकेंजी पढ़ा है, एग्जाम में ये विलियम बेंटिक आ गया, ठीक है। सो दोनों में से एक ही नाम रहेगा, उतना तो ये है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करे वो भी कोई ऐसे गधा तो नहीं है कि उसको दे दे। सो ऑब्वियसली दोनों में से एक ही रहेगा, और कोई भी नाम दिखे, हॉल्ट मैकेंजी दिखे या जो जिसने पॉपुलराइज किया इस सिस्टम को विलियम बेंटिक दिखे, दोनों का नाम एक ही, एक मतलब किसी दोनों में से कोई एक ही होगा, तो दोनों में से कोई एक दिख जाने से आपको उसको टिक करना है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने इसको विलियम बेंटिक पढ़ाया था, ट्राई कर। सो इसका कैच क्या है? सो जो पहले हम लोगों ने जो दो जैसे सेटलमेंट का सिस्टम देखा, राइट। हम लोग परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, जमींदार जो मिडिलमैन आता था, ठीक है। और हम लोगों ने रायतवाड़ी में क्या देखा, जो पीजेंट्स या फार्मर्स लोगों के साथ डायरेक्टली डील करते थे, ठीक है। तो ये महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महल मतलब क्या है, एक विलेज है, ठीक है। तो बेसिकली आपका नॉर्दर्न इंडिया उस साइड में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो ये इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो फर्स्ट वाला परमानेंट सेटलमेंट मेन बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। फिर आपका रायतवाड़ी कहाँ था, आपका बॉम्बे में था, ठीक है। रायतवाड़ी बॉम्बे में था, फिर मद्रास में था रायतवाड़ी, फिर हम लोग का आसाम में भी था रायतवाड़ी। तो अभी सिमिलरली ये जो है आपका महलवाड़ी सिस्टम जो है, ठीक है, ये महलवाड़ी जो आपका पंजाब एरिया जो है, आपका अभी का जो पंजाब एरिया या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है, ठीक है, जो प्रेजेंट जो पाकिस्तान उस साइड एरिया में है, तो महलवाड़ी उस साइड के एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो मैं एरिया में इसको लिख के दे रहा हूँ। तो बाकी दोनों का एरिया आई एम श्योर आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बीबीओ, और आपका रायतवाड़ी में आपका जो मद्रास, बॉम्बे या हम लोग का, या फिर ऐसे आप MBA करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो M फॉर मद्रास, P फॉर बॉम्बे, ठीक है, A फॉर असम। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको MBA के हिसाब से आप इसको एरिया को याद रखेंगे, ठीक है, MBA अभी याद रहेगा गाइस। फिर मैं थम्स अप। सेकंड वाला रायतवाड़ी, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और असम, ठीक है। सेकंड वाला MBA, फर्स्ट वाला BBO, ठीक है। BBO, सेकंड वाला MBA, और थर्ड वाला जो जितना बाकी रहता है वो सब जो मतलब पाकिस्तान या सेंट्रल इंडिया में जो पाकिस्तान जो मतलब अभी तो पाकिस्तान एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट मेनली इसका एरिया अगर पूछे, ठीक है, इसका अगर एरिया पूछे तो आपको जो प्रेजेंट डे पंजाब एरिया या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है, तो उस एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया है। सो सर डिस्ट्रिक्ट सर, थैंक यू बोले भाई, बताए मुझे भी मतलब मालूम नहीं था, मैं अचानक से मेरे दिमाग में आ गया अभी, ठीक है। सो जो भी हो, जो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वही मेन मोटिव है, ठीक है। ठीक जैसा भी हो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।
सो एज आई वाज सेइंग गैस, हम लोगों ने पहले दोनों में देखा कि परमानेंट सेटलमेंट में डायरेक्ट जमींदारी के साथ होता था, सेकंड वाले में हम लोगों ने डायरेक्ट पीजेंस के साथ होता था। और इसमें क्या होता था गैस, ठीक है, इसमें महल का मतलब होता है फिलेस, ठीक है। तो इसमें जो फिलेस का हेडमैन होता है, ठीक है, लेट्स से ये हम लोग का ए गांव है, ये आपका बी नाम का कोई दूसरा गाँव है, ठीक है। सो दोनों का विलेज का हेडमैन अलग अलग होगा, ठीक है, इसका हेडमैन अलग, इसका हेडमैन अलग। तो इसमें क्या करता था, जो आपका ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग डायरेक्टली विलेज हेडमैन के साथ, जो महल का लीडर होता है, ठीक है, विलेज का, महल का मतलब क्या बोले मैंने, विलेज, ठीक है, महल मतलब विलेज, जो विलेज का हेडमैन है उसके साथ डील करता था कि हम लोग सालाना तुमसे इतना पैसा लेंगे और तुम उतना पैसा अपने पीजेंस से कलेक्ट करके हमको दोगे, ठीक है। सो बेसिकली इतना ही है, उससे ज़्यादा मतलब कोई ऐसा समझने का कोई लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग महल से अलग अलग ऐसे मतलब वो लोग का लैंड असेसमेंट किया जाता था, मतलब कोई किसी किसी एरिया में, लेट्स से ए वाला एरिया में फील्ड काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे जो अनाज वगैरह है काफ़ी अच्छे से उगता है, ठीक है, और कंपेयर टू बी में थोड़ा सा कम है, तो ये लोग से थोड़ा सा कम चार्ज करेंगे। तो वैसे ही लैंड वगैरह का असेसमेंट किया गया, उस हिसाब से ये सब लिया जाता है, ठीक है। और इसमें भी जो आपका परमानेंट सेटलमेंट का जैसा उसमें वो नहीं होता, ठीक है, जो पीजेंस का एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। और सिमिलरली जो रायतवाड़ी है या महलवाड़ी सिस्टम, ये थोड़ा सा कम एक्सप्लोरेटिव है, ठीक है। सो वैस आपको तीनों लैंड सेटलमेंट्स समझ में आ गया, पॉलिसीज आपका कौन कौन सा नाम याद रहेगा, एरिया वगैरह याद रहेगा आपको तीनों का। गिव मी अ थम्स अप गाइस अगर आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रेट, ठीक है। सो तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। और अगेन परमानेंट सेटलमेंट के साथ और एक मतलब एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है, मतलब क्या पता एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का आपको मैं एक थोड़ा सा कैच बता रहा हूँ, ठीक है। कैच क्या है, तो इसको मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स लोग एक जमींदार को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम है ना, वो अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ से, ठीक है, लेट्स से ये ब्रिटिशर है, ठीक है, इसने मिस्टर लालू, ये हम लोग का देसी आदमी है, ठीक है, मिस्टर लालू एक जमींदार है, तो इसको अपॉइंट किया। और ये पूरा मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको बोला कि मिस्टर लालू हम लोग तुमसे सालाना 2000 रुपये लेंगे, ठीक है। तो 2000 रुपये तुम हमको लाके दोगे, और जितना ज़्यादा मतलब बाकी तुम्हारा भी उसमें पैसा रहेगा, ठीक है। तो बाकी जितना जो है तुम रखो, लेकिन हम लोग को मिनिमम 2000 लेगा, ठीक है। तो ये लालू क्या करेगा, लालू विलेजर से एटलीस्ट मिनिमम 2500 जो होगा, उसका प्रॉपर्टी में जो पीजेंस काम करते हैं उससे तो मिनिमम 2500 तो लेगा ही, ताकि ये जो मतलब इसका तो खुद का भी 500 तो प्रॉफिट निकलना चाहिए, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये सब लेगा। तो लेकिन पीजेंस वगैरह क्या मतलब अच्छे मतलब क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग का तो पीजेंस तो इसका लैंड का ओनर भी नहीं था, तो पीजेंस का कोई ऐसा राइट्स भी नहीं था। तो किसी किसी साल में लेट्स से पीजेंस लोग का सिर्फ 1800 का ही मतलब प्रोड्यूस हो सका, ठीक है। तो उस लोग क्या करते हैं, जो 200 का फिर दूसरा जमींदार से जाके वो लोग क्या होता है लोन्स वगैरह लेगा, ठीक है। फिर वही मतलब ऐसे जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, तो वो लोग के लिए कंटिन्यू होता है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म नहीं है। तो धीरे धीरे लैंडलॉर्डिज्म कैसे मतलब वो ज़्यादा वो हो गया, ठीक है, तो मैं अभी वो बताऊंगा आप लोगों को। तो ये लालू क्या होगा, लालू देख रहा है कि अच्छा मुझे सालाना तो पैसा तो मिल ही रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे नीचे मेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंदर और एक दूसरे को रख लेता हूँ, ठीक है, लालू के अंदर दूसरे कालू को रख लेता हूँ, ठीक है। और वो कालू को बोलता है तू मुझे सालाना 3000 ला के देना, इन लोगों से पैसा कलेक्ट करके, ठीक है। तो 3000 से कालू भी एटलीस्ट मिनिमम खुद का, ठीक है, 200-300 तो पैसा रखेगा ही, ठीक है। लेट्स से कालू अपने लिए 300 रुपया रख देता है, ठीक है, कालू रख के बाकी 2700 इसको दे देता है, ठीक है, 2700 इसको दे देता है। फिर 2700 में से ये 2000 ब्रिटिशर्स को दे देता है, और 700 ये खुद के पास रख लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग रिच होता जाते हैं, ठीक है। फिर कालू भी इसके अंदर नीचे ऐसा चलेगा, तो मतलब सिस्टमेटिकली इतना ज्यादा वो सब पैसा वो हो गया ना। पहले इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो लालू क्या करता था, यहाँ पे रुकता था, गांव में ही रुकता था, जहाँ पे उसका प्रॉपर्टी है, पूरा देखता था काम होता है कि नहीं। लेकिन लालू का अभी बहुत सारा पैसा हो गया, ठीक है, लालू पैसा लेके अभी पूरा शहर में सेटल हो गया, ठीक है। तो लालू को देख देख के कालू भी ऐसा हो गया। तो इसमें बेचारा जो किसान लोग है, ये लोग के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन हो गया। तो इसीलिए कभी अगर मतलब क्रॉप फेलियर हो जाता था या फेमाइंस वगैरह में, एक तो मतलब इतना सारा पूरा पूरा साल काम करो, फिर जो पैसा मिलता है उससे भी तुम ऑलमोस्ट सब कुछ तुमको देना ही पड़ता है, खाने के लिए कुछ मिलता है नहीं। फिर अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो उससे फिर से तुम लोग के साथ आगे एक्सप्लॉइटेशन करेगा, अलग अलग वो सब करेगा। फिर उसको पैसा देने के चक्कर में तुम दूसरा लोगों से लोन वगैरह लोगे, फिर उन लोग का लोन बांटते रहो। तो
इसमें मतलब विशियस साइकिल ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा विशियस साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का जो देश का किसान लोग था वो लोग का मतलब बहुत सारा ये सब सहना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्यों बोला गया, क्योंकि बेसिकली ये लालू कौन था, इनिशियली ये लैंडलॉर्ड था, लेकिन बाद में ये तो एब्सेंट हो गया, ये आराम से ये भी शहर में शिफ्ट हो गया, इसको कालू से पैसा मिल रहा है, फिर कालू भी उसके नीचे किसी को रखता हुआ उसको भी ऐसा पैसा मिलता है, इससे मतलब बहुत ऐसा चेन एक स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको ये वाला कंसेप्ट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का, और क्यों ये मतलब परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेटिव हुआ करता था किसान लोगों के लिए। सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू फ्रॉम दिस, ठीक है, great. तो गैस ये था, ये तीनों था मतलब हम लोग का जो मेन लैंड सेटलमेंट का पॉलिसीज था, और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आने से भी आप लोग गैस जो ये नाम जो है और जो एरिया है, नेम और एरिया, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम एंड एरिया तीनों पॉलिसीज का आपको याद रखना है, कौन सा एरिया में मतलब अप्लाई किया गया, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगेन रीडिंग हियर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइस लेट्स नाउ मूव ऑन टू द जो हम लोग का मेन जो टॉपिक्स था, ठीक है, तो कल का जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 तक स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो फिर उसमें मॉडरेट्स लोगों ने जो ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर कुछ कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे दे आल्सो सपोर्ट, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस आप लोग के उस टाइम के जो लाल बाल पाल था, ठीक है, लाल बाल पाल, तो वो लोग ने भी इनिशियली मतलब सोचा था सपोर्ट ही कर देते, क्या ही हुआ, मतलब क्या पता बाद में जाके हम लोग लॉयल रहे तो हम लोग को मतलब ब्रिटिश से तो आज़ादी वगैरह देगा, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। इवन आफ्टर मतलब जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडियंस लोगों के साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। फिर रेवोल्यूशनर्स लोगों ने सोचा ये वर्ल्ड वॉर 1 तो हो रहा है, PSLC, हाँ तुमको जैसा सही लगे नीलम कर लो, ठीक है, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू। सो गाइस एज आई वाज सेइंग, तो रिवोल्यूशनरीज जो था, और पहले ही मैंने 2-3 क्लासेस पहले आप लोगों को बताया दिया था कि ये एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज आर नॉट सेम, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरीज अलग थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग थे, ठीक है, दोनों को एक मतलब मत समझे, ठीक है। तो गाइस जो रिवोल्यूशनरीज लोग थे वो लोग सोचता था, तो मैंने आपको कल नाम बताया था, सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर राज बिहारी बोस, ये सब अलग अलग आदमी लोग, वो लोग सोचते थे क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स लोग वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, इंगेज थे, बहुत बिजी है वहाँ पे फाइट करने में बिजी है, सो दिस इज द राइट टाइम टू अटैक द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो उस टाइम they used it as an opportunity to wage a war against the British and liberate the country। तो उसी टाइम सोचते थे कि अभी ब्रिटिशर्स लोग वहाँ पे फाइट करने में बिजी है, तो दोनों जगह पे मतलब वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसी टाइम पे हम लोग को देश को आज़ादी करना चाहिए। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का व्यू पॉइंट था, ठीक है। तो इसी बीच में जो होम रूल मूवमेंट है, तो होम रूल मूवमेंट के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका नाम था जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी, ही वाज ए लाइक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल हिम, ठीक है। सो होम रूल मूवमेंट में इन दोनों व्यक्ति का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि होम रूल मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, तो दोनों में से एक का नाम आएगा। तो अगेन आई एम सेइंग क्योंकि इतना डीप में तो क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई करना मेरा ड्यूटी है, सो आई क्लैरिफाई इट यू। सो इन दोनों का होम रूल जो था अलग अलग था, ठीक है, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक या मतलब एनी बेसन का जो फॉलोअर्स था वो फॉलोअर बेस काफी अलग होता है, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक जी का फॉलोअर बेस काफी अलग था, फिर एनी बेसन का जो फॉलोअर बेस था वो भी अलग था। तो इनिशियली इन दोनों का मतलब मोटिव सेम ही था कि होम रूल मूवमेंट मतलब होम रूल, जो घर का आदमी है वही रूल करेगा, ठीक है। सो हम लोग इंडिया किसका है, इंडिया इंडियंस लोगों का है, तो इंडियन लोग ही यहाँ पे रूल करेगा, ये इसका मोटिव था, ठीक है, होम रूल मूवमेंट का। तो सिमिलरली एनी बेसन भी, वो भी मतलब यूरोपियन थी, सो बट शी फॉट फॉर आवर कोर्स, ठीक है, तो वो भी मतलब कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा। तो मैंने आपको लाइक अर्लियर क्लासेस में वो पढ़ाया हुए। तो इन दोनों ने इनिशियली मतलब सोचा था कि एक साथ करेंगे, बट ड्यू टू लाइक डिफरेंस इन देयर मतलब फॉलोअर बेस, तो दोनों ने अलग अलग करके वो किया था, ठीक है। तो तिलक जी का जो होम रूल है वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1960 में, ठीक है, और ये बेसिकली अपना जो महाराष्ट्र एरिया है, ठीक है, जो पूरा नागपुर एरिया है, महाराष्ट्र एरिया, वहाँ पे वो लोग मेनली काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एनी बेसन जो है उन्होंने आपका जो सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था, और इनका भी 200 ब्रांचेस था, ठीक है। तो इनका होम रूल बेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, और अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र ये अलग अलग उसमें मतलब वो करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अगर आपको ये सब एरिया वगैरह याद नहीं रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना ये डेट या ईयर को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों होम रूल मूवमेंट क्या था,
1916 में ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और होम रूल मूवमेंट के साथ दो ग्रेट पर्सनैलिटीज, इन दोनों का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। उनका एक का नाम है तो बाल गंगाधर जी तिलक, ठीक है, और सेकंड है एनी बेसेंट, ठीक है। इन दोनों का नाम होम रूल मूवमेंट के साथ मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है, बिकॉज दे वर द वंस टू स्टार्ट दिस मूवमेंट, ठीक है। सो मेथड्स यूज्ड इन होम रूल मूवमेंट, तो इसमें क्या क्या मेथड्स यूज किए गए उसको भी देखें। जैसे प्रोपागेंडा करता था, फिर ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन, रीडिंग रूम्स, पब्लिक मीटिंग, न्यूज पे, तो बेसिकली तो यूजुअल वगैरह मेथड्स है, ठीक है। वहाँ पे मतलब डिस्कशन वगैरह ऑर्गेनाइज करेगा वो लोग, ठीक है। सो अलग अलग रीडिंग्स रूम पे वो लोग जो लिटरेचर है होम रूल का, वैसे तो अलग अलग उसे स्प्रेड कर रहे हैं ताकि लोगों को मतलब इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो सके, ठीक है। प्रोपागेंडा क्या है? प्रोपागेंडा मतलब अभी के ज़माने में प्रोपागेंडा एक थोड़ा सा मतलब वो निगेटिव सेंस से देखा जाता है। प्रोपागेंडा मतलब है जो आपका जो व्यू पॉइंट है वो दूसरे के साथ मतलब स्प्रेड करके उसको मतलब इंडोक्ट्रिनेट करने का होता है, ठीक है। बट अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो बेसिकली इतना सभी था। तो होम रूल मूवमेंट से गाइस आपको ये याद रखना है 1916, और इन दोनों पर्सनालिटीज का नाम याद रखना है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और आपका एनी बेसेंट। मेनली क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनेगा, ठीक है। इन दोनों का आपको याद रखना होगा, 1916 और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सो इतना याद रहेगा गाइस आप लोगों को होम रूल मूवमेंट से। ओके, ठीक है। सो गाइस बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। गाइस नाउ यू कैन टेल मी ऑन व्हिच सेशन कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और ईयर और प्लेस बताएंगे आप। ईयर कौन सा था और कौन सा प्लेस था? 1907 सूरत। यस, करेक्ट। अदर्स आल्सो सूरत 07 प्लेस। तो ईयर था 1907, प्लेस था आपका सूरत, ठीक है। तो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था लाइक आई सेड, ठीक है। तो बाद में जाके ये कांग्रेस का रियूनिफिकेशन भी होता है। तो रियूनिफिकेशन कब होता है? लखनऊ सेशन 1916 में ये लोग का रियूनिफिकेशन होता है, ठीक है। सो 07 में वो लोग का स्प्लिट होता है। जो पहले मैंने जब स्प्लिट पढ़ रहे थे आप लोगों को, तो उस टाइम आई थिंक मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों बाद में जाके मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइड होता है ये बाद में जाके लखनऊ 1916 में मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये से आप इसको याद रखें, 1907 में वो लोग का डिवीजन हुआ था, 1916 में वो लोग का जो क्या बोलते हैं उसका रियूनिफिकेशन भी होता है, ठीक है। सो बस, तो इसमें लखनऊ पे एक साइन होता है। तो आपको पता होगा 1916 मतलब अभी तक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और इन दोनों में लखनऊ पे एक साइन होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट में अपार्ट फ्रॉम रियूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस तो अदर क्या इंपॉर्टेंट वो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस के बीच में पैक्ट भी साइन हो रहा है, ठीक है। और इसको पैक्ट को क्या नाम दिया जाता है? लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो पैक्ट का डिटेल्स क्या है उतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा वो कम्युनिटी वगैरह हो जाएगा थोड़ा। सो विल जस्ट स्किप दैट। बट आपको इतना याद रखना है कि ये जो ईयर है, कौन सा ईयर में, प्लेस कौन सा प्लेस में, वो उतना याद रखना है। और किन दोनों पार्टीज के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन होता है ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में ये वाला पैक्ट साइन हो रहा है। तो बेसिकली कांग्रेस क्या था उस टाइम का? कांग्रेस थोड़ा सा वो क्या होता है, आई डोंट थिंक आई शुड यूज द वर्ड, बट जो भी हो, तो कांग्रेस ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग का जो सेपरेट जो कम्युनल इलेक्टोरेट पार्टी जो वो था ना, आपको पता होगा कि जो 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट्स और मुस्लिम स्टार्ट किया गया, ठीक है। मुस्लिम लोगों के लिए 1909 कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया गया था। इनिशियली कांग्रेस ने काफ़ी उसको बॉयकॉट किया, मतलब वो सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब मतलब दोनों ही दो कम्युनिटीज़ के बीच में ज़्यादा दरार लाएगा, ये लाएगा वो लाएगा, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है। लेकिन 1916 आते आते कांग्रेस ने ये जो मुस्लिम लीग का प्रपोजल था, ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रपोजल जो था आपका जो रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस। ऐसे यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया था। तो अभी आप सोच सकते हैं गाइस, लाइक आपको मतलब अगर आप अभी किसी ने अगर सोचा होगा कि सर 1919 में मुस्लिम लोगों को सिर्फ कम्युनल इलेक्टोरेट्स मिला था, उसके लिए इतना हंगामा हुआ, तो ब्रिटिशर्स लोगों को 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में अलॉन्ग विथ मुस्लिम्स जो इंडियन क्रिश्चियंस है, ठीक है, फिर आपका एंग्लो इंडियंस जो हो गया, या आपका जो सिख लोग है, वो लोगों को भी कम्युनल इलेक्टोरेट मिलने का मतलब इतना वो ना करेज कहाँ से मिला वो लोग, क्योंकि उस टाइम ही इतना ज़्यादा उसके अपोजिशन हुआ, तो वो लोग को करेज यहाँ से मिला 1916 में, क्योंकि कांग्रेस का लीडरशिप ने
तो मुस्लिम लीग का जो प्रपोजल था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा मतलब फंडा फोड़ने का जो होता है ना, तो ब्रिटिशर्स लोगों को मिला, अरे ये तो हम लोग के लिए मौका है, तो हम कंट्री को और ज़्यादा डिवाइड करते रहे। सो इसीलिए उन लोगों ने 1919 में जो इंडियन क्रिश्चियंस था, ये जो एंग्लो इंडियंस था, या जो सिख लोग था, वो लोग को भी ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट ज़्यादा देने लग गए। ठीक है, सो ये सब बात हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था, लेकिन पॉलिटी में हम लोगों ने पॉलिटी वाइज पढ़ा था, ठीक है, इतना डीप हम लोग नहीं गए थे। बट सिंस दिस इज हिस्ट्री वी आर अलाउड टू गो दिस फॉर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये उस टाइम पे अगर ये डाउट आ रहा था तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना मतलब तरीका होता है, सो लेकिन सब्जेक्ट को कनेक्टिविटी बनाने के मतलब बनाने के साथ साथ उसका जो मेन कोर है उसको भी रिटेन करना जरूरी है। तो क्योंकि ये सब हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज व्हाई आई थॉट इट वाज बेटर टू लीव आउट ऑन पॉलिटी। सो पॉलिटी में आपको 1919 में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सब तो मैंने पढ़ा ही है। ठीक है, तो हिस्ट्री में अभी हिस्ट्री वाइज देखते हैं इसको। सो गाइस, लखनऊ पे इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संधि हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उसी को देख के ब्रिटिश लोगों को और ज्यादा साहस मिला रहा है कि ये लोग खुद ही मान गए तो मतलब क्या क्या ही करेगा। सो सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो आपका अदर जो इंडियन क्रिश्चियंस लोग था या एंग्लो इंडियंस लोग था जो यूरोपियंस इंडियन में रह रहे थे, या फिर जो सिख लोग था, वो लोग को भी सेपरेट। सो योर वॉइस इज नॉट सो क्लियर। Others, guys, can you hear me properly? Deep Jyoti, Ankita, Bolani, Sangeeta, नीलम also. I think ऋषिका आपका थोड़ा कुछ नेटवर्क का इशू होगा, आप एक बार रीजॉइन करके देख सकते हो, बहुत क्लियर। Just give me a moment. Hello, hello, hello. Is it clear now? Okay. I think ऋषिका आपका कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि अदर्स लोगों को तो अच्छे से सुनाई दे रहा है। आप एक बार रिजॉइन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। नेटवर्क भी सब सही है, तो फुल नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है। सो गाइज, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, सो गांधी जी का अभी हम लोग गांधी जी को स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो गांधी जी का वेलकम हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, सो बिफोर दैट गांधी जी ने कुछ अपना जो इम्पोर्टेंट काम है इंडिया के साथ साथ, और बिफोर कमिंग टू इंडिया, ठीक है, सो बिफोर कमिंग टू इंडिया उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी अच्छा काम किया था। तो वो जो साउथ अफ्रीका में जो किया था उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सो गांधी जी एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका में वो 1893 से लेकर 1914 तक था। ठीक है, फिर देन वी केम टू इंडिया ऑन 9 जनवरी। ठीक है, सो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक नेशनल इंडियन कांग्रेस का स्टार्ट किया था और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये भी काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि इस पर डीप हम लोग नहीं जाएंगे, जैसे फैक्ट के तरह ही पढ़ेंगे। सो अगर आपको नेशनल इंडियन कांग्रेस नाम दिखे एग्जाम में और पूछे इसको किसने स्टार्ट किया, तो आप लोग किसका नाम बताएंगे वहाँ पे ऑप्शन पे कमेंट बॉक्स पे बताएं। नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज स्टार्टेड या फाउंडेड बाय एमजी। महात्मा गांधी, एमडी केसी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यस, सो नेशनल इंडियन कांग्रेस ये आपका साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, गांधी जी ने, और वहाँ पे एक नया न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो काम किया था, ठीक है, आपको पता होगा ना, मतलब ट्रेन से उतार दिया था। फिर लोग का जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मीम निकला था कि हर एक देश के साथ हम लोग का दुश्मनी है, तो साउथ अफ्रीका के साथ क्या क्या पंगा था। तो लोग बोलने लगे कि गांधी जी को ट्रेन से उतारा है तो उसका बदला वर्ल्ड कप में लेंगे। So, वही बात है, हंसी मजाक के साथ एटलीस्ट।
जो भी हो। तो बेसिकली उन्होंने वहाँ पे क्या काम किया था, जो आपको पता होगा कि जब से ग्लोबल मतलब ब्रिटिशर्स लोग आए थे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को इंडिया के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जो अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वहाँ पे भी आपका वो किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मैप को छोड़ो, ठीक है, तो मैं बना ही देता हूँ ऑनलाइन हो गया। ये आपका हम लोग का गुजरात हो गया, ठीक है, तो ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया। लेट्स से दिस इज अफ्रीका, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था उस टाइम हम लोग का, ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के साथ साथ जो अफ्रीका था यहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन किया था, और आपका फ्रेंच लोग इस साइड में था, तो साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स लोगों का कॉलोनी था। तो बेसिकली क्या होता था उस टाइम पे, इंडियंस लोगों को यहाँ पे लेबर हिसाब से बहुत सारा लेके जाता था, ठीक है। वो लोग को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे यहाँ पे इंडिया में बोला जाता है कि तुमको वहाँ पे लेके जाके अच्छा लाइफ मिलेगा, अच्छा काम करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा। तो वहाँ पे ऐसा ऐसा बोल के इंडियंस लोग को अफ्रीका वगैरह में शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो अभी भी अगर आप जाएंगे अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी ये सब ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में काफ़ी इंडियंस लोग आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो इंडियन डायस्पोरा खेलना मतलब हर एक जगह पर, मतलब हर एक, मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री में है ये, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था बेसिकली, उस टाइम पे हम लोग को इंडियंस को, अभी जैसा हम लोग का इंडियंस जो फॉरेन में रहते हो, तो क्या मेनली आईटी, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब मतलब अलग अलग हाई पेइंग जॉब्स में भी था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे ये लोग को लेबर हिसाब से लेके जा रहे थे, ठीक है। फिर आपको मतलब ऑल ओवर जहाँ पे ब्रिटिश का एम्पायर था, ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश लोगों ने पूरा मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो लोग का पूरा हर एक कॉन्टिनेंट में वो लोग का ऐसा कॉलोनी था, ठीक है। सो अफ्रीका में भी लेके गया। तो बेसिकली उस टाइम क्या होता था, ये जो लेबरर्स थे वो लोग के साथ काफी मतलब एक्सप्लोरेशन होता था, वो तो ऑब्वियसली नो ब्रेनर है, पता ही है सबको एक्सप्लोरेशन होता है। तो गांधी जी ने क्या किया, तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के खिलाफ किया जाता था, तो उसके वहाँ पे वो लोग, क्योंकि ही वॉज ए लॉयर, गांधी जी बेसिकली एक लॉयर ही थे, तो उसके खिलाफ वहाँ पे इसको फाइट किया था, ठीक है। सो कैंपेन अगेन रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन, ठीक है। तो बीच बीच में जो इंडियंस लोगों का रेस्ट्रिक्ट भी किया गया, तो उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने माइग्रेशन के मतलब उसके मतलब इंडियन माइग्रेशन के अगेंस्ट जो था उसके रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट भी फाइट किया था, ठीक है। फिर तो वहाँ पे ही गांधी जी ने मतलब जो मासेस का पावर होता है, ठीक है। तो अभी मतलब इंडिया में जो जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें बहुत सारे लीडर्स आए गए, बट वाई गांधी जी सो पॉपुलर, ठीक है। गांधी जी मतलब क्यों, मतलब एक प्रोमिनेंट फिगर बन गए, ठीक है, क्योंकि वो जो बोलते थे वो, उनका जो पावर था अट्रैक्ट करने का मासेस लोग को, ठीक है। सो पावर टू अट्रैक्ट मासेस इज व्हाट मेड गांधी जी, ठीक है। सो गांधी जी मेनली जो उनका पावर किसमें था, वो तो आपको देखने से नहीं लगता है कि वो मतलब ऐसा मतलब किसी को ही मार देंगे, ऐसे करने, मतलब फिजिकली ही देखने से आपको नहीं लगेगा कि इतना पावरफुल है, लेकिन लेकिन वो क्या करते थे, अपना जो बोलने का जो तरीका है, कैसे लोगों को मतलब वो मतलब आंदोलन के लिए कैसे आग्रह करना है, कैसे सत्य के लिए आग्रह करना है, तो ही हैड द पावर टू अट्रैक्ट मासेस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी मतलब वो होता है ना, तुम अगर किसी को अट्रैक्ट कर सको, इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। और इतना सारे आदमी को एक साथ जुटाना आंदोलन के लिए वो सब करना, इट्स डेफिनेटली नॉट इजी। आज के ज़माने में भी अगर तुम कोई भी किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट करने जाओ, तो कितना दिन जाओगे, एक दिन जाओगे, ठीक है। हर्षा मेहता, हर्षद हर्षद मेहता, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिव्यज्योति? अरे डोंट कंपेयर, ठीक है, ऐसा कंपेयर मत करो, ठीक है। जो भी हो, बट गांधी जी का यही मतलब एज आई वाज सेइंग, मतलब आज के ज़माने में भी तुम कुछ भी आंदोलन ऐसे करने से आदमी लोग कितना दिन आएगा, एक दिन आएगा, दो दिन आएगा, एक हफ्ता आएगा, उसके बाद सब लोग अपना काम से काम चला लेगा, ठीक है। तो कोई भी एक आंदोलन को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना इतना ईजी नहीं था, ठीक है। सो गांधी जी का पावर इतना था, तो वो अगर एक बार लोग अगर बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे, तो लोग उनको काफ़ी सुनता था, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट मेड हिम द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आवर नेशन, ठीक है। तो वही था कि गांधी जी ने फर्स्ट जो ये मासेस का जो पावर होता है ना, पब्लिक का जो पावर होता है, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंटेशन साउथ अफ्रीका में ही करके देखा था, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में आके मतलब वो सब होता है ना, कि अगर कोई भी लाइक खेलने से पहले अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हो, आपका मैच में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका उनके लिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट टाइप का था, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाज काइंड ऑफ लाइक एन मॉक टेस्ट फॉर हिम। तो फिर गांधी जी ने जब इंडिया में आके जब फाइनल एग्जाम लिखा, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लाइंग कलर से वो पास हो गए, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये सब जो एक्सपेरिमेंटेशन थे उन्होंने पहले करके आया था, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस, साउथ अफ्रीका में उनका एडवेंचर्स क्या क्या था, तो अभी थोड़ा सा देखते हैं। सो गांधी जी अर्ली एक्टिविज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में मेन आपको याद आ रहा होगा सी ए के, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस गाइस, केक ओके।
सो गांधी जी इनिशियली इंडिया में आने के बाद ऐसा नहीं कि अच्छा मैं आज आ गया कल से मैं आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी अलग था, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग प्रॉब्लम था। सो गांधी जी ने इंडिया में आके पहले एक साल पूरा इंडिया का टूर किया, ठीक है। सो अभी जो आप लोग पूरा इंडिया घूमने का प्लान ऐसा बनाते हो कि हम लोग इसे लद्दाख जाएंगे, गोवा जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, गांधी जी ने वो पहले एकम्प्लिश करके रखा है, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया आके पूरा इंडिया को अच्छे से टूर किया, अलग अलग जगह पे जाके देखा, मतलब कौन कौन सा एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो बेसिकली उनका मतलब वो मोटिव था कि अगर मैं डायरेक्टली आके कुछ करना चाहूँ तो मुझे जो रूट कोर्स, ठीक है, सो ग्रास रूट में जो जो प्रॉब्लम्स है वो तुमको कभी भी जो एसी रूम्स में बैठ के उस सबको तुमको कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुमको मेन जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी जगह में फ्लड का प्रॉब्लम है तो अगर उसको फ्लड साइट को मतलब विजिट किए बिना तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो ऑब्वियसली तो उनका फिलोसफी भी वही था, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर पूरा इंडिया में घूमा, देखा कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर वहाँ को मतलब अगर आप पूरा इंडिया का टूर करते तो आपको अलग अलग आदमी मिलते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। सो जो ये गांधी जी था तो उनको सब चंपारण में जो वो सब लोगों के खिलाफ जो मतलब फार्मर्स, वो लोग के यूरोपियन प्लांटर्स लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उसके बारे में भी पता चला। फिर अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, तो ये बेसिकली अपना इंडियन जो मिल ओनर था उसके खिलाफ भी था, ठीक है। तो फिर आपका खेरा सत्याग्रह, तो इनिशियली फर्स्ट आके इन्होंने ये तीनों स्टार्ट कर, ठीक है। सो तीनों का नाम आपको याद रखना हो, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेरा सत्याग्रह, ठीक है। तो इन तीनों को हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बस कल हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और कल मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट कोर्स भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस जो मैं एग्जाम में पूछूंगा, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने जो पढ़ा है सिर्फ वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से तो डेफिनेटली आएगा, बट कल का जो टेस्ट होगा गूगल फॉर्म में, ठीक है। सो गूगल फॉर्म में आपको कल मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, शाम को टेस्ट लूंगा, तो वो 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ज़्यादा टाइम तक मैं इसको एक्टिव नहीं रखूंगा। 24 आवर्स के लिए लिंक एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उसी के बीच में आप लोग अच्छे से सब जो जो पढ़ा है रिवाइज कीजिए। फिर आपका जो कोई, अगर आपका कोई स्टैंडर्ड बुक्स हो या जो भी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे यहाँ से पढ़ना है, तो उसको देखो। और अलग अलग टाइप्स का अगर कोई एमसीक्यू का जो मिलता है तो उसको भी सॉल्व करते रहो, जितना हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और बस वही बात है, कल आप लोग इसको अच्छे से दे दीजिए, और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 50 to 60 क्वेश्चन। एग्जैक्टली मैं नंबर नहीं बताऊंगा अभी कितना है कितना नहीं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट आधा मैंने फॉर्म करके रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख के। सो अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगने से भी आई वॉन्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट इट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के जाएंगे वही मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन या खुद का लॉजिक या कॉमन सेंस से सेल्फ सॉल्व करना होगा, ठीक है। Yes, only modern history. मैं modern history जो जीवन की नहीं पढ़ाई, प्लस टाइमिंग एक्चुअली ऋषि का वो क्या होता है कि मैं जो आपका, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, गूगल फॉर्म का। तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को मैं दे दूंगा, ठीक है, 6 PM, लेट्स से कल शाम 6 PM को दूंगा। तो परसों संडे संडे 6 PM तक वो लिंक एक्टिव रहेगा, ठीक है। वो सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपको, अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज किया तो 15-20 मिनट्स में आपका पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उतना टफ भी नहीं है, पर डेफिनेटली आपको कुछ कुछ ऐसा नया चीज़ भी वहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आई विल वांट कि जितना लोग अभी यहाँ पे, कितना 16 लोग क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो जितना लोग हैं आई वांट कि आप लोग एटलीस्ट उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है। यस, सो once again I thank you all for joining this class and I'll see you guys tomorrow, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं और कल ही आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, and I'll see you guys tomorrow. Yes, thank you everyone.